आपके ड्राइंग रूम में, और ये जिससे ये पता लगेगा कि आप जो है इस कार्यक्रम में हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए थे। रचना विमल जी और विमल दुबे जी को स्मृति चिन्ह हमारे कुलपति महोदय के द्वारा भेंट किया गया। अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत हम अपने मुख्य अतिथि दंपत्ति का सम्मान। उर्वरा पूर्वी की सुगंध हुए हैं दत्ता, काव्य कमल कोश के मकरंद हुए हैं दत्ता। हाँ, उर्वरा पूर्वी की सुगंध हुए हैं दत्ता, काव्य कमल कोश की ये मकरंद हुए हैं दत्ता। और उसी मकरंद कोश के कुछ आशीष बिंदु आज मुझे प्रकट कर रहे हैं। ये दत्ता की मुस्कान है, दत्ता की मुस्कान है छोटों पर है। उसी मकरंद कोश के कुछ आशीष बिंदु आज मुझे प्रकट कर रहे हैं। ये दत्ता की मुस्कान है, उचकार है, स्नेह है, दुलार है। आप सबका प्रभाव मुझे भीतर तक आंदोलित और आध्यात्मिक कर रहा है। माँ वीणा वाणी का यह प्रसाद आशीष पाकर गर्वित हूँ। सम्मान और आयोजन समिति के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। ये दत्ता की इस पताका को निरंतर तरंगित करते रहे और करते रहे, वाणी की पूरी अभ्यर्थना। धन्यवाद। सम्मानित होने वाले पद्मश्री श्री अवध किशोर जड़िया जी, जो बुंदेलखंड की शान है, उपस्थित मंच पर प्रोफेसर डॉक्टर रचना विमल बादल साहब और अन्य सम्मानित मंच प्रोफेसर मुन्ना तिवारी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित फैकल्टी, उपस्थित सम्मानित आमंत्रित अतिथिगण, आज राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी के जयंती समारोह में उपस्थित होने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने हिंदी साहित्य का अध्ययन तो नहीं किया, किंतु हिंदी साहित्य की मैं साक्षात सेवा घर पर करता हूँ। तो मैंने प्रयास किया कि हमारे राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं हमने एनसीईआरटी की पुस्तकों में तो पढ़ी, किंतु आज उनके बारे में मुझे समय मिला और मैंने पढ़ने का प्रयास किया, तो मुझे यह आभास हुआ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी में मंडलायुक्त हूँ, जहाँ पर हमारे राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मभूमि। और निश्चित ही मैं बहुत जल्द कार्यक्रम बना करके, उनके सुपौत्र महोदय से बात हुई है, उनके स्थल पर भी जाऊंगा। तो राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की जो विशिष्टता मैंने पढ़ी, वो था कि वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत, और उनके सभी जो भी उनकी रचनाएं हैं, उसमें उन्होंने मानवीय संबंधों के मूल्यों की स्थापना करी, समाज में नैतिकता की स्थापना करी, और उन मूल्यों को लेकर के वो जिए, जिससे मुझे लगता है कि समाज का गठन होता है। और जब श्री गुप्त जी ने समाज की परिकल्पना करी, तो उन्होंने कहा कि नर और नारी कैसे हो, तो उन्होंने कहा नर और नारी का चरित्र उदात्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार कैसा, तो परिवार के बारे में उन्होंने कहा कि परिवार मर्यादित और स्नेह सिक्त होना चाहिए। और जब उदात्त नर नारी एक मर्यादित परिवार में रहेंगे, तो कैसे समाज का गठन होगा। और जिस समाज की परिकल्पना हमारे राष्ट्रकवि ने करी, वह ऐसा समाज था जिसमें हर व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के हिसाब से, उसके ऐसे समाज की संरचना जिसमें समानता हो, जिसके अंदर हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति विश्वास हो, इस समाज की परिकल्पना करें। और जब हम ऐसे समाज का गठन कर लेंगे, तो निश्चित रूप से जिस देश की परिकल्पना, जिस राष्ट्रीयता की परिकल्पना, जिस नैतिकता की परिकल्पना उन्होंने करी थी, हम उसको निश्चित रूप से स्थापित करेंगे। उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उन्होंने जो बहुत माइन्यूटली, बहुत ही गहराई से उन्होंने संवेदनशीलता को अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। उनका दर्शन मैंने पढ़ने की कोशिश करी, तो उनका पूरा का पूरा दर्शन कर्मशीलता का दर्शन था।
उन्होंने किसी दार्शनिक भाव से कोई ऐसी बातें नहीं करी, और जिस कर्मशीलता का दर्शन उन्होंने प्रतिस्थापित करने की कोशिश करी, तो साकेत की 2 पंक्तियां उन्होंने कहीं, और उनके राम जो साकेत में वर्णित है, उन्होंने कहा कि संदेश मैं नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो उन्होंने कहा, कहलवाया तो राम से, लेकिन उनका सीधा सीधा आशय हम भारतीयों से था कि हम इसको स्वर्ग बनाएं, और इसी के लिए उनकी सारी रचनाएं और उनकी प्रेरणाएं थी। उनके राजनीतिक चिंतन की अगर बात करें तो आप उनका अगर कालखंड देखें तो उनका मेजॉरिटी ऑफ कालखंड हमारे 1947 से पूर्व का कालखंड, और 1947 में जब वो गांधी जी के प्रभाव में आए और जब उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा देश का उत्पीड़न होते हुए देखा, तो जिस राजनीतिक चिंतन को राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकट किया, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे राष्ट्रकवि महोदय से प्रेरणा लेकर के एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना करी। मैं उनकी पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि राजा प्रजा का पात्र है, वह लोक प्रतिनिधि मात्र है, यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य। कितनी महत्वपूर्ण बात और कितनी बड़ी उद्घोषणा भविष्य को लेकर के उन्होंने करी कि यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है, हम दूसरा राजा चुने जो सब तरह सबकी सुने, कारण प्रजा का ही असल राज। ये युग दृष्टि उस महान राष्ट्र कवि के अंदर थी, और मैं समझता हूँ कि आप, मेरा ज्ञान तो हिंदी साहित्य में बहुत अधिक नहीं, किंतु जितना मैंने उनके बारे में समझने की कोशिश करी, तो मुझे लगता है कि तुलसी जी और सूर के पश्चात अगर कोई एक महान कवि हुआ तो वो श्री मैथिली शरण गुप्त जी थे, जिनके लेखों में ना केवल राष्ट्रीयता थी, ना केवल नैतिकता थी, ना केवल संवेदनशीलता थी, लेकिन वे इस बात के लिए भी बहुत अधिक चिंतित रहते थे कि हम अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को किस प्रकार से खत्म करेंगे। तो ऐसे राष्ट्र कवि जी के जयंती समारोह में उपस्थित होने का जो गौरव मुझे कुलपति जी महोदय और प्रोफेसर मुन्ना तिवारी और कुल सचिव जी ने दिया, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस जयंती समारोह में जो चिंतन अगले 2 दिनों में किया जाएगा, उस चिंतन से निकलने वाले जो संदेश होंगे, वो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे, वो हमें इस राष्ट्र के प्रति अपनी राष्ट्रीयता के सबक को पुनः स्थापित करने के लिए एक अच्छा ऐसा समाज जिसकी परिकल्पना उन्होंने करी थी, एक अच्छा नागरिक जिसकी परिकल्पना उन्होंने करी थी, और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो सबका लोक कल्याण करे, उस भावना के संदेशों के साथ हम इस जयंती समारोह को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि 136वीं, 137वीं और 138वीं लगातार 3 जयंतियों को मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम तो आज इस मंच पर उपस्थित झांसी मंडल को एक नई दिशा, नई गति के साथ विकास यात्रा को तेजी से करने वाले हमारे बहुत डायनामिक, एनर्जेटिक, विजनरी चिंतक, विचारक एवं प्रशासक आदरणीय श्री विमल दुबे साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। जब इनको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो आपने बोला कि भाई कुलपति जी, मैं एक कमिश्नर हूँ और मेरी ऑनलाइन, ऑफलाइन, साइड लाइन, अपलाइन काफ़ी मीटिंगें चलती रहती हैं, पर मैं चूँकि कुछ साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ और ये ऐसे राष्ट्रकवि की जयंती समारोह है जिसमें मुझे आमंत्रित किया जा रहा है, तो निश्चित ही मैं आऊँगा, भले ही 15-20 मिनट, आधा घंटे के लिए आऊँ। आप यहाँ पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पर उपस्थित जिन्होंने बुंदेलखंड की रचनाओं को, उसके साहित्य को एक नई दिशा दी, और जिनको आज यहाँ पर राष्ट्रकवि सम्मान समारोह से सम्मानित भी किया गया,
पद्मश्री अवध किशोर जड़िया जी, हम पूरा गांधी सागर में जितने लोग भी गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हैं, सभी की ओर से पुनः आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज यदि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी यदि स्वर्ग में होंगे, उनकी आत्मा भी आज प्रसन्न हो रही होगी कि चलो मेरा पुरस्कार आज बुंदेलखंड के ही कुछ अच्छे लोगों को दिया जा रहा है जो कि साहित्य के लिए काम करते हैं। मंच पर ही उपस्थित श्रीमती डॉक्टर प्रोफेसर रचना विमल जी, गुजरात से पधारे हुए संजीव दुबे जी और दद्दा के बहुत पहले विभव गुप्त जी, जिन्होंने कि आज कार्यक्रम आयोजित करने में बहुत मेहनत की है और इस सभागार में उपस्थित जिनको सुनने के लिए आप सभी लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कवि श्रेष्ठ विष्णु सक्सेना जी का भी स्वागत है। विष्णु सक्सेना जी भी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं कि कब मुझको मौका मिले और मैं सुनाना शुरू करूँ। तो आपके और श्रोताओं के बीच में हम कुछ समय, बहुत कम समय लेंगे, इसके बाद माइक आपका, स्टेज आपका, श्रोता। साथ ही सभागार में उपस्थित नीलोत्पल मृणाल जी, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस सभागार में काफ़ी गणमान्य नागरिक भी हैं, छात्राएं एवं साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि एक नाम में भूल गया था, श्री नीलोत्पल मृणाल जी और श्वेता सिंह जी, आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एवं साहित्य अकादमी स्वागत करता है। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर युवा निशानी है महारानी लक्ष्मीबाई जी, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में, भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया और झांसी को, बुंदेलखंड को एक नई पहचान भी दिलवाई। उसके थोड़ा सा आगे चलते हैं तो झांसी की पहचान आती है ओरछा राम मंदिर। झांसी के पास एक ओरछा का राम मंदिर है, उससे एक पहचान आती है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पहचान आती है दतिया पीताम्बरा, माँ पीताम्बरा पीठ का है। खेलों की दुनिया में चलते हैं तो ध्यानचंद जी का नाम आता है, और साहित्य की दुनिया में चलते हैं तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आता है। आज भी यदि आप गूगल पर या विकिपीडिया पर आप ये सर्च करेंगे कि एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ द बुंदेलखंड एंड झांसी, तो ये चारों पांचों नाम आते हैं। तात्पर्य ये है कि आज 138वीं जयंती है, 138 वर्ष में भी दद्दा को रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर पाया, ना ही कोई कर पाएगा। जो दद्दा ने बेंचमार्क स्थापित किया अपनी रचनाओं का, अपनी कविताओं का, अपने साहित्य का, अपने ज्ञान का, उसको प्राप्त करना, मैं समझता आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के लेखकों द्वारा बहुत एक असंभव सा टास्क है। अब एक साहित्य की बातें तो ऐसी हैं कि वैभव जी से भी चर्चा होती है, आपकी धर्मपत्नी जी भी मैं समझता हूँ यहाँ बैठी हैं, तो जो छात्र एवं छात्राएं यहाँ पर उपस्थित थे तो ये वही बता रहे थे कि दद्दा का जब थे तो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा स्कूल वगैरह जाना, किताबी ज्ञान में उनका मन कम लगता था। उन्होंने फोकस ये किया था व्यावहारिक ज्ञान। अब देखिए, आज से 150 साल पहले उन्होंने अपनी स्किल को फोकस किया कि मुझमें जो कैपेबिलिटी है, मुझमें जो पोटेंशियल है, मुझमें जो टैलेंट है, उसको मैं अनलॉक करूं, अनलीज करूं, उसके प्लेटफॉर्म पर लाऊं। आज भी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखते हैं तो स्किल ओरिएंटेड अप्रोच की गई है। एजुकेशन ओरिएंटेड अप्रोच की जगह यदि आप में स्किल है तो स्किल को आपको अपस्किल करना है और बढ़ाना है। तो दद्दा ने भी, जैसे वैभव जी और ये लोग चर्चा करते हैं कि दद्दा ने बोला कि मुझे पढ़ाई करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, उसकी जगह जो मेरी हॉबी है या मेरा जो शौक है या मुझे स्किल है, मैं लेखन पे, रचनाओं पे, कविताओं पे अपना ध्यान दूंगा। एम आई राइट? ये था। अब एक वाक्य और आता है कि छोटों को महत्व देना। ये आदमी के बड़प्पन की कहानी है। लोग बात ये बताते थे कि दद्दा को ताश खेलने का भी शौक था, वो ताश भी खेलते थे। तो उनकी बहू थी श्रीमती शांति गुप्त जी,
तो उनके साथ वो ताश खेलते तो बोलती थी भाई गद्दा आप हो और बहू के साथ ताश खेलो या खेलो बेटा खेलो खेलो। अब गद्दा को महारत हासिल थी, जैसे कविताओं में थी वैसे ताश में भी थी। तो वो क्या करते थे कि जब जीतने वाले होते थे तो अंतिम चाल में जानबूझ के पत्ता गलत डाल देते थे और अपनी बहू को जिताते थे। उसका आशय ये था कि बहू का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए वो ये ऐसा खेला करते थे। ये भी उनकी एक पर्सनालिटी का एक वो है। तो उन्होंने व्यवहारिक, उनका साहित्य यदि आप पढ़ेंगे तो एज ए टेक्नोक्रेट में जो कंक्लूड करता हूँ कि उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा फोकस किया। और जब प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा फोकस किया